हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास का एनसीईआरटी मैथ्स स्टार्ट करने वाले हैं। आज से रेगुलर बेसिस पर हम इस मैथ्स को पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और साथ साथ अगर आपको ये वाला वीडियो हमारा पसंद आता है तो अपने दोस्तों में इस वाले वीडियो को शेयर जरूर कर दें, उनको बता दें कि मैथ्स की क्लास शुरू हो गई है। तो चलिए बिना देरी करते हुए और ना ज़्यादा बातें करते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का यह वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट, हमारा जो आज का पहला अध्याय है, जो 10th क्लास का मैथ हम पढ़ने वाले हैं, वो हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, अगर आप लोगों को मनोहर रे की किताब से कुछ क्वेश्चंस अगर नहीं आते हैं, वैसे तो सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न पर होते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ गए हैं और उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर लें। खुद से सॉल्व करने की आप में जो एबिलिटी है वो अपने आप विकसित हो जाए, ठीक है, प्रैक्टिस करते करते। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा पहला चैप्टर है एनसीईआरटी का, दैट इज वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स। सबसे पहला और सबसे जरूरी कार्य, आपको संख्याएं आनी चाहिए कि कौन सी संख्याएं क्या क्या हैं, मतलब संख्याओं को कैसे विभाजित किया गया है, कैसे बांटा गया है। तो हम सारी चीज बेसिक से पढ़ेंगे, एकदम शुरुआत से, ताकि आपके अंदर सारे कंसेप्ट क्लियर हों। आपसे जब भी कोई पूछे तो आप एकदम तुरंत उत्तर दे पाएं, ठीक है। ऐसी क्षमताओं को अपने अंदर विकसित कीजिए। देखिए दोस्तों, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स हमारे चैप्टर का नाम है। हम शुरुआत करेंगे संख्याओं के प्रकारों से, ठीक है। हम इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ये जरूर जान लें कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, फिर भी एक बार रिवीजन करना हमारा कार्य है। संख्याओं के प्रकार, ठीक है, संख्याओं के प्रकार। और बहुत डिटेल में रिवीजन नहीं करेंगे, इन शॉर्ट रिवीजन करेंगे, बहुत ही सरलता से, बहुत ही आसानी से, छोटे छोटे शब्दों में रिवीजन करेंगे, ना कोई परिभाषा लिखवाऊंगा ना कुछ। सबसे पहला प्रकार यहाँ पे हम देखेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत, इसको प्राकृतिक भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा स्टूडेंट्स। प्राकृत या प्राकृतिक संख्या, ठीक है। इंग्लिश में बोले तो नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या क्या है, क्योंकि कहीं कहीं हमें क्वेश्चंस में मिलके मतलब लिखा रहता है कि प्राकृतिक संख्याएं हैं ये, या फिर ये रियल नंबर है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो प्राकृतिक संख्याओं की अगर हम बात करें तो मेरे दोस्तों, गणना करने वाली यानी गिनती करने वाली जो भी संख्याएं होती हैं उनको प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, ठीक है। गिनती करने वाली जो संख्याएं हैं, जैसे हम गिनती कहाँ से करते हैं, 1 2 3, या आपने पढ़ी है ना गिनती, पढ़ी है गिनती, वो सारी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। कहाँ से शुरू होती हैं, 1 से। तो ऐसे करके इनफाइनाइट यानी अनंत तक जो भी संख्याएं हैं वो सारी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ एक सबसे जरूरी चीज जानने वाली, वो आपको याद रखनी है। सबसे छोटी, सबसे छोटी। और देखो दोस्तों, एक बात अभी पहले से ही बीच में बता दूं मैं, अब बोर बिल्कुल नहीं होना, हम अपने टॉपिक पे आएंगे, लेकिन टॉपिक के पीछे की, यानी कि टॉपिक के पीछे जो जो हो रखा है, जो जो पिछली क्लासेस में आप लोग मिस कर गए हैं, वो सारी जानकारी आपको होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो हम टॉपिक से आने से पहले अपना बेस कंप्लीट कर लें, उसके बाद आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक जो भी संख्याएं हैं वो सारी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। और इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट चीज देख रहे थे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है हमारी 1। क्या है, 1। और आपसे अगर किसी ने पूछ दिया कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपसे किसी ने पूछ दिया सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताइए, तो कोई भी प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी नहीं है। कैसी नहीं है, सबसे बड़ी नहीं है। बहुत ही जरूरी चीज है, याद रखिएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सारी प्राकृतिक संख्याएं जो है वो 1 से शुरू होकर अनंत तक होती हैं, और चूंकि ये अनंत तक होती हैं, हमें पता नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि इनकी गिनती जो है वो कितनी है, तो हम ये नहीं कह सकते कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो आप सीधा सा उत्तर देंगे प्राकृतिक संख्याएं अनंत हैं, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई भी नहीं है। दोस्तों, हमारा यहाँ पे दूसरा जो संख्या का प्रकार है वो हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं। क्या पढ़ेंगे, पूर्ण संख्याएं। देखिए, अपना बेस जरूर मजबूत रखिएगा। इनको हम लोग बोलते हैं होल नंबर्स, ठीक है, इनको हम लोग कहते हैं होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। देखिए दोस्तों,
बहुत ही सरल परिभाषा है। अगर आप प्राकृतिक संख्याओं में शून्य और लगा देंगे, आगे क्या लगा देंगे, शून्य, तो परिभाषा बनती है कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य जोड़ने पर प्राप्त संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अगर आप परिभाषा लिखना चाहते हैं, आपकी ये अच्छाई है, बहुत अच्छी बात है, आप अपने नोट्स तैयार कर रहे हैं तो एक एक चीज को आप लिख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज मैं यहाँ परिभाषा लिखवा नहीं रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं आप उसी को लिख सकते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य और मिला देने पर प्राप्त संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। यानी कि हमारे पास संख्याएं हैं 0, 1, 2, 3, 4 और डॉट 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 इनफाइनाइट। जैसा कि आप यहां देखिए, अब आपको ये लिखना है, मैं बोल रहा हूं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 थी, यहां पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, ठीक है। 0 से छोटी कोई भी पूर्ण संख्या नहीं होती है, ये चीज क्लियर। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या भी डिफाइंड नहीं है क्योंकि ये भी अनंत हैं, तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या भी कोई नहीं है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। अब दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो आप बिल्कुल उत्तर देंगे सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में आ रही हैं भाई। 1 से लेकर अनंत तक की सारी प्राकृतिक, देखिए यहां से यहां तक क्या है, ये प्राकृतिक संख्याएं तो हैं, बस हमने 0 और मिला दिया तो हो गई पूर्ण संख्याएं। तो ये सारी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं, मतलब प्राकृतिक संख्याएं इसमें आती हैं, किसमें, पूर्ण संख्याओं में। यानी कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। दिस इज ट्रू, ठीक है, डेफिनेटली ट्रू है, ये निश्चित रूप से सत्य है। अगला, क्या सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, तो आप बताइए क्या 0 से लेकर अनंत तक की संख्याएं इसमें आ रही हैं, 0 से अनंत तक की सभी संख्याएं यहां आ रही हैं, सभी संख्याएं आनी चाहिए, क्योंकि हमसे ये कहा गया कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ये हमें बताना है। तो भाई नहीं आ रही है, इसमें 0 नहीं आ रहा है, तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। ये हमने देखी संख्याओं के 2 प्रकार, आगे और देखते हैं अभी। तो देखिए दोस्तों, संख्याओं में जो हमारा अगला प्रकार है वह है पूर्णांक। अब हम देखेंगे पूर्णांक को भी समझ लेते हैं बहुत ही ज्यादा अच्छे से, क्योंकि पूर्णांक का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। देखिए पूर्णांक को इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। और साइड में दोस्तों एक चीज और मैं यहाँ पे आपको बता दूं, ठीक है, हमने देखी थी प्राकृत संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं, इनको दर्शाया जाता है n से, ठीक है। हमने देखी थी पूर्ण संख्याएं, ये नोट कर लेना साइड में, इनको दर्शाते हैं हम w से, और इंटीजर्स को दोस्तों हम दर्शाते हैं z से, ठीक है, z से। कभी कभी कहीं भी इसको i से भी दर्शाया जाता है, उसके लिए आप टेंशन बिल्कुल ना लें, जहां भी आपको लिखा दिख जाए तो वो इंटीजर होगा तो पूर्णांक होगा, z भी इंटीजर ही होता। तो दोस्तों इंटीजर को थोड़ा सा हम जान लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। दोस्तों हमारे जितने भी संख्याएं हैं माइनस से लेकर प्लस तक की जितनी भी संख्याएं हैं सबको इंटीजर कहा जाता है। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर लिख के दिखाता हूं कि अनंत इधर माइनस इनफाइनाइट से चलती हुई -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और ऐसे 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 प्लस इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्याएं होती हैं सारी क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं दोस्तों, पूर्णांक। अब ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, इस तरफ की संख्याएं छोटी होती चली जाती हैं और इस तरफ संख्याएं बड़ी होती चली जाती हैं, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अगर हम इधर जाएं तो संख्याएं कैसी होंगी, बड़ी होती जाएंगी, और हम इधर से इधर आए तो संख्याएं कैसी होती आएंगी, छोटी होती आएंगी। तो सिंपल सा आप क्या समझे कि ये -3 छोटा है -2 से, -2 बड़ा होगा, ठीक है, -1 बड़ा होगा इन दोनों से। इधर की सारी संख्याओं से -1 बड़ा है, क्योंकि मैंने बोला कि इधर वाली संख्या बड़ी होगी इस तरफ की संख्या से, ठीक है, लेफ्ट वाली संख्या से राइट वाली संख्या हमेशा बड़ी होगी नंबर लाइन पर या संख्या रेखा पर, ठीक है दोस्तों। अब एक चीज और हम यहाँ समझ लेते हैं साथ साथ। देखिए मैं यहाँ पे आपको एक चीज और बता दूं कि ये जो नकारात्मक संख्याएं आपको दिख रही हैं, जो आपको नकारात्मक प्राकृतिक संख्याएं दिख रही हैं, चूंकि प्राकृतिक संख्याएं हैं क्योंकि 1, 2, 3, 4 ऐसे करके, और ये भी 1, 2, 3, 4, तो ये प्राकृतिक संख्याओं का नकारात्मक रूप है, नेगेटिव फॉर्म है इनका। तो ये जो संख्याएं हैं इनको हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है, और इसको दर्शाया जाता है z नेगेटिव से। और ये वाली जो संख्याएं हमें दिख रही है यहाँ पर, जो धनात्मक जितनी भी संख्याएं दिख रही हैं 1 से लेकर अनंत तक की, इनको हम लोग बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, इसको दर्शाते हैं z पॉजिटिव से, ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पे बचा क्या है मेरे मित्रों, यहाँ पे बचा है हमारा 0। तो 0 ना तो धन पूर्णांक है, ना धन पूर्णांक है, ना धन पूर्णांक है, ना ही ऋण पूर्णांक,
ठीक है, ये चीज़ मैं अपनी वीडियोस में कई बार पढ़ा चुका हूँ, ये जो संख्याओं के प्रकार हैं, लेकिन चूंकि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, आपके लिए स्पेशली ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, और किसी क्लास के लिए नहीं, तो ये आपको समझाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे संख्याओं के अगले प्रकार को। देखिए दोस्तों, हमारा जो संख्याओं का अगला प्रकार है वह है अभाज्य संख्याएं। कौन सी? अभाज्य। इसकी भी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, हमें याद रखनी है। अभाज्य संख्याएं, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर्स। देखिए अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मैं बहुत जल्दी जल्दी इन शॉर्ट में आपको बता रहा हूं ताकि हम अपने टॉपिक पर आ सके। ये बेसिक है जो हम कंप्लीट कर रहे हैं पीछे का। अभाज्य संख्या मतलब वे संख्याएं जो सिर्फ एक से कटें और स्वयं से कटें, यानी जिनके सिर्फ दो गुणनखंड हों, एक और संख्या स्वयं। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिनमें सिर्फ एक का भाग जाए और उस संख्या का खुद का भाग जाए, बाकी इनके अलावा किसी और का भाग ना जाए, वो सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे कि दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि 5 कैसी संख्या है, तो आप बताएंगे कि 5 विषम संख्या है। लेकिन दोस्तों विषम के साथ साथ ये एक अभाज्य संख्या भी है, क्योंकि इसमें सिर्फ 1 से भाग जाएगा और 5 से भाग जाएगा। ऐसे ही दोस्तों आप 17 को भी देख सकते हैं, जिसमें सिर्फ 1 से भाग जाएगा और 17 से भाग जाएगा। इनके बीच में भी अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन हमने सिर्फ यहाँ 2 एग्जाम्पल्स देखे हैं। अब दोस्तों मैं आपको अभाज्य संख्याओं में एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि 2 एकमात्र समअभाज्य संख्या है। आप लिख लीजिएगा, जो हमारी 2 है वो एकमात्र समअभाज्य संख्या है। इसके अलावा जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सारी विषम अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी? सारी विषम अभाज्य संख्याएं हैं। आप ये बात नोट करके लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। देखिए दोस्तों, इसके साथ साथ एक चीज और पूछी जाती है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 ही है। कौन? सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 ही है। ये भी आप अपनी कॉपी में लिख लें, ऐसे लिख लें कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अपने पॉइंट बनाना खुद सीखें, ठीक है, अपने नोट्स बनाना भी खुद से सीखें। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं भाज्य संख्याओं को। जो हमारी भाज्य संख्याएं होती हैं वो अभाज्य से ही थोड़ा बहुत रिलेटेड होती हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए संख्याओं को 2 रूपों में लगभग बांटा जाता है, भाज्य, अभाज्य, सम, विषम, ऐसे करके। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारी भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याओं को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स। तो दोस्तों देखिएगा, जो भाज्य संख्याएं हैं वे संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हों। देखिए दोस्तों, हमने क्या सीखा कि जो अभाज्य संख्याएं थी उनमें सिर्फ 2 गुणनखंड थे। एक तो 1 था मतलब 1, और एक नंबर स्वयं था। क्या था? नंबर स्वयं। लेकिन अगर इन 2 गुणनखंडों के अलावा तीसरा गुणनखंड, चौथा गुणनखंड, 5वां गुणनखंड, कितने भी गुणनखंड आते हैं किसी भी संख्या के, 2 से ज्यादा आने चाहिए। बस कितने आने चाहिए? 2 से ज्यादा। 2 नहीं, 2 से ज्यादा अगर गुणनखंड हैं तो वह संख्या डेफिनेटली कैसी होगी? भाज्य होगी। गुणनखंड का मतलब थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। गुणनखंड मतलब वे सारे नंबर्स जो उस संख्या को भाजित कर सकें, विभाज्य कर सकें। देखिए जैसे मैं बोलता हूं 14, तो दोस्तों 14 के अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 1 से भी 14 डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, आप ये बात सीखें, 2 से भी डिवाइड हो जाएगी और 7 से भी डिवाइड हो जाएगी और 14 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो दोस्तों 14 के कितने गुणनखंड हुए? 4 गुणनखंड हुए। तो 14 कैसी हुई? 14 हुई एक भाज्य संख्या। कैसी संख्या हुई? भाज्य संख्या हुई। तो यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था। अगर सिर्फ 2 गुणनखंड हैं, सिर्फ 2 गुणनखंड हैं, एक और संख्या स्वयं, तो वह संख्या अभाज्य होगी। अगर 2 से ज्यादा गुणनखंड हैं तो संख्या भाज्य होगी। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिएगा, जरूर लिखें। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि 1 यानी 1 का तो दोस्तों देखिए एक ही गुणनखंड होता है कि सिर्फ 1 से ही डिवाइड तो होगी। ये जो 1 है ये सिर्फ 1 से डिवाइड होगी। तो यहाँ पे इसका तो सिर्फ 1 गुणनखंड हुआ। तो ये कैसी हुई? देखो हमने क्या पढ़ा कि अगर 2 गुणनखंड हैं तो अभाज्य, अगर 2 से ज्यादा तो भाज्य। लेकिन हमने 1 गुणनखंड के बारे में कुछ पढ़ा? नहीं पढ़ा। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे? ये ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। दैट इज क्लियर? ओके। देखिए भाज्य और अभाज्य भी हमारी यहाँ पे खत्म हो गई। अब दोस्तों चलते हैं हम विषम संख्या और सम संख्या की ओर। वो भी बड़ा आसान है, आप लोग बड़ी आसानी से उसको भी सीख सकते हैं। बैकग्राउंड आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, बेस आपका मजबूत होना चाहिए मैथ्स के लिए। देखिए यहाँ पे ये जो नंबर था वो 5वां था। अब हम 6वां देखते हैं। यहाँ पर हमारी जो संख्याएं हैं वो सम, कैसी संख्याएं? सम संख्याएं, सम संख्याएं। ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं इवन नंबर, इवन नंबर्स।
देखिए दोस्तों, इसकी भी परिभाषा बहुत ही आसान है। वे संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएं, वे संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे जीरो, जीरो सम होती है, याद रखिएगा, क्योंकि जीरो में भी 2 का भाग चला जाएगा। कितनी बार में? 0 बार में। तो इसलिए जैसे में सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा आया 0 और 2 और 4 6 8। देखिए दोस्तों, ये सारी संख्याएं कैसी हैं? सम संख्याएं हैं, क्योंकि ये सब में 2 से भाग चला जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं 7वां नंबर विषम संख्याओं का। विषम संख्याएं, विषम संख्याएं। देखिए दोस्तों, ये मैंने एक पिछली वीडियो डाली थी संख्या पद्धति की, उसमें ये सारी संख्याओं को मैंने बाकायदा धीरे धीरे समझाया है। आप लोग अगर अच्छे से देखना चाहते हैं तो वहां देख लें। विषम संख्याएं, जिनको कि हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर्स। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर्स। ठीक है, तो ऑड नंबर्स का मतलब हुआ वे सभी संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग ना जाए, कुछ ना कुछ शेषफल बच जाए। क्या? कुछ ना कुछ शेषफल बच जाए, तो वो सारी संख्याएं कहलाती हैं ऑड नंबर्स, विषम संख्याएं। यानी कि 1 3 5 7 और ऐसे ऐसे अनंत तक। यहाँ भी अनंत तक था दोस्तों। ठीक है, अनंत मतलब इनफाइनाइट, हमें नहीं पता कहाँ तक आगे जाएगा। तो हम सम, विषम, अभाज्य, भाज्य और सारी संख्याओं के बारे में यहाँ पढ़ चुके हैं। अब दोस्तों 2 और प्रकार की संख्याएं आती हैं। मतलब एक मैं इंपॉर्टेंट आपको बात बताऊंगा, वो जरूर याद रखिएगा, वो हमारे यहाँ पर वास्तविक संख्याओं वाले चैप्टर में आगे आपके काम आएगी। ठीक है, जरूर याद रखिएगा इस चीज को जो मैं आप बताने जा रहा हूँ। 8वां पॉइंट जो है वह है सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, ये पॉइंट आपको बहुत जरूरी है याद रखना। ठीक है, इनको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसकी परिभाषा आप लोग जरूर नोट कर लें। मैं बोल रहा हूं ऐसी संख्याएं जिनके बीच में कोई भी गुणनखंड कॉमन ना हो, कोई भी गुणनखंड कॉमन ना हो, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अथवा ऐसी संख्याएं जिनके बीच में सिर्फ एक कॉमन हो, सिर्फ गुणनखंड एक कॉमन हो। एक मतलब ये मैं एक बोल रहा हूं, 1। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि एक गुणनखंड कॉमन हो, संख्या एक कॉमन होनी चाहिए उनके अंतर्गत। देखिए सिंपल सा एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझ लेंगे। मैंने दोस्तों यहां लिख दिया 2 और 3 और पूछा क्या है बताइए, ये दोनों 2 और 3 सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो आपको बस ये देखना है कि इनके बीच में कोई कॉमन गुणनखंड है। देखिए इसका गुणनखंड होता है 1 और 2, इसका गुणनखंड होता है 1 और 3। तो आपने बताया हाँ जी 1। अगर 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एक तो सब में कॉमन होता है। एक के अलावा अगर कोई कॉमन होगा तो ये सहअभाज्य नहीं होंगी। यहाँ ये सहअभाज्य संख्या है क्योंकि इनमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन है। क्या कॉमन है? एक कॉमन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। इसी प्रकार दोस्तों अगर हम बात करें 5 और 7 की, यहां देखिए इसका गुणनखंड 1 और 5, यहां देखिए इसका गुणनखंड 1 और 7, तो ये भी सहअभाज्य हो गई। दोस्तों अगर हम बात करें यहां पर 4 और 12 की, तो क्या ये सहअभाज्य हैं? नहीं है, क्योंकि यहां पे इसका गुणनखंड है 1 2 और 4 और यहां इस 12 के गुणनखंड है 1 2 3 4 6 और 12। तो देखिए दोस्तों ये 1 2 4 ये तो कॉमन ही आ रहा है। तो जब कुछ कॉमन आ रहा है, एक के अलावा कुछ कॉमन आ रहा है, तो वो सहअभाज्य नहीं होंगी। तो सहअभाज्य याद रखिएगा, जिन संख्याओं के बीच में कॉमन गुणनखंड सिर्फ एक हो वही सहअभाज्य होती हैं। एक के अलावा कुछ है तो सहअभाज्य नहीं होंगी। चलिए दोस्तों अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए दोस्तों संख्याओं के प्रकार में जो हमारा कोर्स है उसके अकॉर्डिंग 2 महत्वपूर्ण प्रकार जो लास्ट में बचे हुए हैं वो हम अब देखते हैं, वो हमारे टॉपिक का एक हिस्सा है। देखिए पहला जो प्रकार है वह है परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर अगर बात की जाए दर्शाने की तो इसको क्यू से दर्शाते हैं। कैसे? क्यू से। ठीक है, रेशनल नंबर। और बहुत ही अच्छा टॉपिक है दोस्तों, याद रखिएगा। परिभाषा लिखेंगे इसकी, वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां Q ≠ 0 हो और
P और Q पूर्णांक हैं, ठीक है, जहां Q 0 नहीं होना चाहिए और P और Q पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक आप पढ़ चुके थे, देखिए पहली चीज यहां पे यूज हो गई। अगर आप पढ़े ही ना होते तो इसको पता कैसे होता कि आप पूर्णांक क्या होता है। तो सिंपल सा जो भी हम पीछे पढ़े हैं वो सब प्रयोग होगा, ये मत सोचिए कि आपने बेफालतू में पढ़ लिया। तो जहां P और Q पूर्णांक हैं और P बटे Q से रिप्रेजेंट होने वाली सारी संख्याएं वो होती हैं परिमेय संख्याएं। उदाहरण के लिए दोस्तों हमने एक संख्या लिखी 2/3, तो देख के बताइए क्या ये P बटे Q का रूप है? क्या ये बटे में कुछ लिखा हुआ है? हाँ जी, ऐसा लग रहा है, एकदम सेम टू सेम ये वाला रूप है। तो ये कैसी संख्या है? ये परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अच्छा, अब दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने लिख दिया 1/0, क्या ये परिमेय संख्या है? तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये भी तो P बटे Q के रूप में लिखी है, लेकिन आपको एक कंडीशन याद रखनी है कि Q कभी 0 ना हो। आप Q को दिमाग में डाल लो कि जनरली नीचे वाली संख्या यानी हर कभी 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या तभी होगी जब हर कैसा ना हो, 0 ना हो, ठीक है। तो ये परिमेय संख्या नहीं है। समझ गए इतनी सी बात? बहुत छोटा सा, ये हमें समझने के लिए बहुत छोटा सा टॉपिक था जो हम समझ गए। अब दोस्तों बात करते हैं P और Q पूर्णांक होने चाहिए। तो पूर्णांक आप क्या पढ़े थे? पूर्णांक आप पढ़े थे कि भाई माइनस इनफाइनाइट से ऐसे करके, माइनस इनफाइनाइट से चलते गए, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और इधर प्लस इनफाइनाइट की तरफ, ये सारी संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं भाई। तो भाई मेरे भाई यहाँ P Q इनमें से कुछ भी हो सकते हैं, चाहे माइनस का हो सकता है चाहे प्लस का हो सकता है। अगर मैंने लिख दिया -3 तो ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं -3/1। जब किसी के बटे में कुछ नहीं होता तो हम वहां 1 लिख सकते हैं। तो ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। समझ गए इस बात को? बहुत अच्छी बात है। वे संख्याएं जिनको P बटे Q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकें, P बटे Q के रूप में लिख सकें, जहां Q यानी कि हर 0 ना हो और P और Q पूर्णांक से बिलोंग करते हों। जैसे आप अपने गांव से बिलोंग करते हैं, आप अपने गांव के निवासी हैं, वैसे ही P और Q जो है वो पूर्णांक के निवासी हैं, पूर्णांक में रहते हैं, इन्हीं से उठा के यहाँ चिपका दिए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। पूर्णांक के अलावा कुछ नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे अब आप परिमेय संख्याओं के बारे में सीख चुके हैं। परिमेय संख्याओं में बहुत जरूरी चीज जानना ये होता है दोस्तों, देखिए मैं बता देता हूँ कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं कौन सी नहीं होती हैं। तो इसके लिए आपको बहुत छोटी सी चीज बताऊंगा, बहुत छोटा सा ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। देखिए अगर मैं बोलूं कि बताइए क्या √4 परिमेय संख्या है, √4 परिमेय संख्या है, तो आप बस इतना सा याद रखें कि अंडर जिसका निकाल लो, जिसका क्यूब रूट निकाल लो, निकाल सको पूरा पूरा। जैसे इसका आंसर आएगा 2, अगर मैंने यहां लिख दिया 27 तो इसका आंसर आएगा 3, 3 × 9 = 27, ये घनमूल है 3। तो ये सारी संख्याएं कैसी होती हैं? परिमेय होती हैं, जिनका जो रूट दिया जाए, जो भी रूट, ठीक है। यहाँ स्क्वायर रूट था, यहाँ क्यूब रूट है, हो सकता है आपको 4th रूट दे दिया जाए, हो सकता है आपको 5th रूट दे दिया जाए, लेकिन वो 5th रूट निकल आए। कैसे निकल आए अभी ये भी बता दूंगा, ठीक है आपको, कि 5th रूट कैसे निकालेंगे सर, तो वो भी सब आप समझ सकते हैं, आप जान सकते हैं, आप बड़े बच्चे हो। देखिए जैसे आपको दे दिया गया 32, 5th रूट निकालना है 32 का, तो भाई मेरे आपको क्या करने हैं, 32 के गुणनखंड करने हैं, यहाँ 5th रूट लगा दो, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। अब दोस्तों यहाँ पे जितनी पावर लगी रहती है ना, उतने का पेयर बनाओ यानी जोड़ा। तो 5 संख्याओं का 2-2 मतलब एक जैसी 5 नंबर्स का जोड़ा बनाओ, 1 2 3 4 5। तो 2 हमारा 5 बार है, हमने एक जोड़ा बना लिया, और इस जोड़े में से एक संख्या बाहर निकाल लो, निकाल ली, रूट हट गया, ठीक है। तो ये भी क्या निकल के आया बाहर, 2 निकल के आया, ये भी परिमेय संख्या है। तो यानी आप समझे कि वर्गमूल, घनमूल, 4th रूट, 5th रूट, कितना भी रूट क्यों ना लगा हो, अगर वो रूट परफेक्टली निकल के आ जाता है तो वो परिमेय संख्या होती है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद दोस्तों देखते हैं एक और चीज, एक बढ़िया सी चीज, मजेदार चीज यहाँ पे एक और देखेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट में ये भी डाल लो, सभी प्राकृतिक संख्याएं, देखो सभी प्राकृतिक संख्याएं, कॉमा पूर्ण संख्याएं, कॉमा पूर्णांक
परमेय संख्या होते हैं। क्या होते हैं? परमेय संख्या होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, आप सीख जाएंगे इससे सारा कुछ। देखिए आपने प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी, पूर्णांक पढ़े, पूर्ण संख्याएं पढ़ी, तो सभी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक जो है वो परमेय संख्या होते हैं। इतना क्लियर हो गया। मैंने 2 लिख दिया तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये 2 बटे कुछ है ही नहीं, तो 2 बटे 1 लिख सकते हैं ना इसको हम। ये हो गया ना p बटे क्यू, तो p बटे क्यू हो गया, मतलब ये परमेय संख्या हो गई। ठीक है, क्लियर हुआ। ऐसे ही पूर्णांकों के लिए है, पूर्ण संख्याओं के लिए है। मैंने लिख दिया -3 तो आपने -3 बटे 1 लिख दिया, मैंने -12 लिख दिया तो आपने ऐसे लिख लिया। आपको p बटे क्यू रूप देखना है उसका बस। ठीक है, अगर आपको ऑलरेडी ऐसा लिखा दिख जाए तो आप पहले से ही ये p बटे क्यू में लिखा है, तो ये भी क्या है, ये सब क्या है, ये सब परमेय संख्याएं हैं जिसको हम q से रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई परमेय संख्याएं, भूलोगे तो नहीं, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब देखते हैं हम अपरिमेय संख्याओं को। देखिए एक चीज यहाँ पे देख लीजिएगा, ये जो संख्याएं हमने पढ़ी है ना, सम विषम, वो भी इसमें सब आ जाती हैं। ठीक है, सब आ जाती हैं परमेय संख्याओं में। जितनी भी संख्याएं हमारी हैं जो हम पीछे पढ़ के आए हैं वो सारी संख्याएं आ जाती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, मैं पूर्णांक यहाँ पे आदि लिख देता हूँ। आदि, आदि का मतलब जो भी हम पीछे पढ़ के आए हैं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं हैं, भाज्य अभाज्य, वो सब आती हैं परमेय के अंतर्गत। किसके? परिमेय के अंतर्गत, रेशनल नंबर्स के अंतर्गत। अब दोस्तों हम देखेंगे अपरिमेय संख्या। दूसरा हमारा जो टॉपिक रहेगा, जो संख्याओं का इंपॉर्टेंट प्रकार है जो हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग, वह है अपरिमेय संख्या। कौन सी? अपरिमेय संख्या, यानी इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, देखिए इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, जान लेते हैं। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? तो मेरे भाई वे सभी संख्याएं जिनको हम p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, वे सभी संख्याएं जिनको p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, सारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, इरेशनल नंबर्स कहलाती हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते उनको हम। तो किनको नहीं लिख सकते? अब आपके मन में विचार आ रहा होगा यहाँ पर कि किस, ऐसी कौन सी संख्या है भाई? अभी तो सर आप कह रहे थे कि कोई भी संख्या ऐसे लिख दो, फटाक से हम उसके नीचे 1 लगा देंगे, वो p बटे क्यू हो जाएगा। तो अब मैं बता देता हूँ सिंपल सा। अपरिमेय संख्याएं दोस्तों 9th में भी आपने थोड़ी बहुत पढ़ी होंगी। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनकी करड़ी को आप निकाल नहीं सकते। जैसे मैंने यहाँ स्क्वायर रूट लगा दिया, वर्गमूल लगा दिया 2 पे, तो क्या आप इसका पूर्ण वर्ग निकाल सकते हैं? मतलब वर्गमूल निकाल सकते हैं परफेक्टली, कि कोई हमें संख्या मिल जाए, पूर्णांक आ जाए, कोई पूर्णांक, कोई भिन्न ना हो, दशमलव में ना हो, पूर्णांक हो, क्या हो, पूर्ण अंक हो। कैसा होना चाहिए? पूर्ण अंक। तो नहीं आएगा भाई, तो ये कैसी हो गई? ये हो गई अपरिमेय। अपरिमेय। ठीक है, शॉर्टकट देख लेते हैं थोड़ा सा, क्यों इतना ज्यादा भाग रहे हो, आप समझ तो गई ना। इसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख दिया √16, तो आपने बता दिया ये भी कैसी है? अपरिमेय। तो गलत बता दिया आपने। क्यों भाई? √16 जो है वो अपरिमेय क्यों होगी? √16 का तो आप रूट निकाल सकते हो, 4 आ जाएगा। तो ये कैसी है? ये है परिमेय। आपने यहाँ पे लगा दिया √3, तो ये कैसी है? इसका रूट निकाल सकते हैं? नहीं, ये कैसी है? अपरिमेय। अगर हमने लिख दिया क्यूब रूट यानी घनमूल 3, तो आप निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते, ये भी कैसी है? अपरिमेय। तो भाई कितना भी मूल निकालना हो, चाहे दूसरा वर्गमूल यानी दूसरा मूल, तीसरा मूल यानी घनमूल, या फिर चौथा मूल या 5वां मूल, कितना भी मूल निकालना हो, अगर वो निकाल ना पाओ, पूर्णांक ना निकाल पाओ, यानी कि मूल निकल के एक पूरा अंक ना आए, दशमलव में आ जाए, ठीक है, तो वो सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अब दोस्तों एक बात बताऊं आपको, एक बहुत बढ़िया सी बात। हमने एक चीज तो देखी थी अभी कि परमेय संख्याओं में सारी संख्याएं आ गई जो हम पढ़ के आए, और परमेय के अलावा जो बची हैं वो कैसी हैं? अपरिमेय हैं। परमेय संख्याओं में सारी संख्याएं आ गई आपकी, बढ़िया टॉपिक था ना ये। और परमेय के अलावा जो बची वो रह गई अपरिमेय। यानी हमने मेन जो संख्याएं 2 पढ़ी वो क्या पढ़ी? परिमेय और अपरिमेय। हमने मेन जो 2 संख्याएं पढ़ी वो पढ़ी परिमेय और अपरिमेय। भाई बहुत अच्छी बात। अच्छा, इन संख्याओं को पढ़ने के बाद हमने ये पाया कि इसमें तो सारी संख्याएं थी प्राकृत, ठीक है, प्राकृत के बाद पूर्ण, पूर्ण के बाद पूर्णांक, और पूर्णांकों में धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ी इसमें सम, फिर पढ़ी हमने विषम, फिर हमने यहां पढ़ी भाज्य,
और हमने यहाँ पढ़ी अभाज्य। तो दोस्तों देखिए जितनी भी संख्याएं हमने ये पढ़ी थी ये सारी आई परिमेय के अंतर्गत, और बची हुई संख्याएं क्या हो गई, अपरिमेय संख्याएं हो गई। तो संसार में जब गणितज्ञों ने ऐसा देखा कि संख्याएं दो प्रकार की मिल रही हैं, एक परिमेय और एक अपरिमेय, अगर इन दोनों को मिला दे तो फिर कोई संख्या बचेगी ही नहीं, संसार में कोई संख्या बचेगी ही नहीं। तो दोनों संख्याओं को मिला दिया गया और इनको बोला गया क्या, रियल नंबर। रियल नंबर यानी यही सारी संख्याएं हैं हमारे गणित में, ठीक है। इसके अलावा कोई नंबर है ही नहीं। जितने नंबर को हम लोग लिख सकते हैं, जान सकते हैं, वो सारे रियल नंबर यही हैं, ठीक है। परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिलाने पर जो मिला वो मिला रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। क्या, वास्तविक संख्याएं। तो दोस्तों आपको ये चीज कैसी लगी, आपको अगर समझ में आया है तो हमारी वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दें, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में भी बता दें कि आपको हमारा जो पढ़ाया हुआ है अभी तक समझ में आया है या नहीं। अब दोस्तों हम लोग चलेंगे हमारे 10th क्लास के सबसे पहले टॉपिक यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की ओर, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब जो हमारा टॉपिक है वह है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड साथ साथ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हम अब पढ़ेंगे, अब सीखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को। देखिए दोनों इतने सिमिलर हैं कि हमें इनको अलग पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें पढ़ना है इसको बहुत ही आसानी से, तो हम इसको ज़्यादा कन्फ्यूज़न में नहीं लेंगे, सिंपल सा समझेंगे। आपने बहुत पहले से एक फार्मूला पढ़ रखा होगा दोस्तों, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा में भागफल और प्लस में शेषफल, ठीक है। आपने ये एक फार्मूला पढ़ा होगा। इस फार्मूले को यूक्लिड ने, ये देखिए ये जो फार्मूला होता है इसको हम बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। यानी कि एक विस्तृत भाग करके हम ये फार्मूला लगाते हैं। तो यूक्लिड ने इस फार्मूले को इन शॉर्ट अल्फाबेटिकल रूप में यानी कि ABCD के अल्फाबेटों में हमें कुछ इस प्रकार से लिख के दिखाया। A इज इक्वल टू VQ प्लस R, और जहां आपका जो R है, समझना इस बात को, R का मान ये कौन सा चिन्ह है, ग्रेटर देन, बड़ा, और इसके साथ ये और लगा दिया तो क्या हो गया, इक्वल, यानी बड़ा है और बराबर है किसके, 0 के, और छोटा है किससे, B से, जो यहाँ B लिखा हुआ है, और ये है A। तो दोस्तों यहां पे आप इसको समझ लो, ये है भाज्य, ये है क्या, भाजक, ये है क्वोशिएंट यानी भागफल, और ये है रिमाइंडर यानी शेषफल। हमें बहुत ज़्यादा इसमें उलझना नहीं है, मैं आपको बताना तो ऐसे भी बता सकता था भाई। देखिए जितना भी हम ज़्यादा डीपली लेंगे ना उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी यूक्लिड डिवीजन प्रमेयिका में। तो मेरा मानना ये है कि आप इन शॉर्ट इसको ऐसे समझो बहुत आसान तरीके से। A बराबर BQ प्लस R, यूक्लिड ने तो ये भी बताया था कि किन्हीं भी दो पूर्णांकों A और B के लिए ऐसे Q और R उपस्थित रहते हैं जिनके लिए R इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन टू B, ऐसी सारी चीज़ें बताई गई थी। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, सजेशन दूंगा, सुझाव दूंगा कि आप ऐसे याद रखें, A बराबर VQ प्लस R, जहां पर A जो है भाज्य है, B भाजक है, Q भागफल है और R शेषफल है, ठीक है। और R का मान, सबसे जरूरी चीज ये वाली लाइन, R का मान 0 और 0 से बड़ा, 0 के बराबर और 0 से बड़ा और B से छोटा होगा, इस वाले B से, क्लियर, ओके। ये है हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ये क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ये जो लिखी दिख रही है आपको बॉक्स के अंदर, ये, ठीक है। इसका बहुत यूज है, सबसे बड़ा यूज है इसका हमारे एक्सरसाइज में HCF निकालने में और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, जो कुछ अलग टाइप के, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप भाज्य, भाजक और शेषफल नहीं जानते हैं, भागफल नहीं जानते हैं, तो ये भी मैं आपको यहाँ साइड में समझा देता हूँ। यहाँ देखिएगा कि मान लीजिएगा दोस्तों, मैंने अगर 17 में भाग किया किससे, 8 से, 17 में भाग किया 8 से, तो 8 दूनी 16 और बचा कितना, 1, यहाँ पे लिखेंगे, बचा कितना, 1। तो दोस्तों इसमें जो हमारा भाज्य होता है वो ये होता है, अंदर लिखा हुआ नंबर, ये क्या होता है हमारा भाज्य, ये होता है हमारा भाजक, और ये होता है, आपको पता ही होगा, ये तो भागफल, और नीचे जो बचा है वो अभी आपको पता होगा, ये होता है शेषफल। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं,
भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। और याद रखिएगा कि जो भाज्य है वो भाग में अंदर लिखी हुई संख्या होती है। आप अपने आप कुछ भी फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक चीज क्लियर हो गई कि ये आपको पता होंगे ऑलरेडी, और जब ये बता दोगे कि ये भाज्य होती है तो ये आपको पता ही चल जाएगा भाजक है। तो सिंपल सा याद रखेंगे हम लोग। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ओके, देखिएगा स्टूडेंट, जो हमारा एक्सरसाइज से रिलेटेड टॉपिक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ यानी कि मासापा निकालना। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक एक स्टेप को सीखेंगे हम लोग, कैसे हम इसमें निकालते हैं और क्या तरीका है निकालने का। एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, और एग्जाम्पल के थ्रू पूरा सीखेंगे। 418 और 33, इनका हमें निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है? एचसीएफ यानी कि मासापा। ठीक है, हमें प्रयोग करना है इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, या फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा बोल लो, या फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बोल लो। देखिए दोस्तों, एक सिंपल सा तरीका है। आपने मासापा निकालने की भाग विधि सीखी होगी। आपको रफ कार्य पर भाग विधि करनी है और यहाँ पे उसको लिखते जाना है, क्योंकि बिना डिवीजन मेथड के, ये भी तो विभाजन लिखा हुआ है ना, डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, तो बिना डिवीजन के आप यहाँ लिख नहीं सकते स्टेप्स को। हमें इन नंबर्स को कुछ इस प्रकार से एक्सप्रेस करना होगा, कुछ इस प्रकार से लिखना होगा। ठीक है, इतना आपको समझना है। यहाँ पर ए मतलब होता है हमारा क्या? भाज्य। यहाँ पर भाज्य क्या होगा? जो बड़ी संख्या होगी दोनों में से वो भाज्य होगी, क्योंकि हमेशा बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाता है मासा निकालते समय। भाई चलो मैं बेसिक बता देता हूँ पहले। मासा निकालने की भाग विधि क्या होती है कि बड़ी संख्या को बीच में रखो और छोटी संख्या से डिवाइड करना शुरू करो। बहुत बेसिक मेथड है, इसी से सीख लेते हैं। ठीक है, तो हम भाग जब इसको करेंगे तो देखिए कितनी बार में भाग जा रहा है। 33 एकम 33, यहाँ हमारा बचा कितना? 11 हो गया, 8 3 11, और ये 8 आ गया। अब 33 दूनी 66, कितना बचा? 22 बचा। अब हम क्या करते थे, जब हमने मासापा निकालना सीखा था तो हम क्या करते थे, अब हम ये जिससे भाग कर रहे हैं उसको उठाकर यहाँ लिख देते थे। आपने कहीं भी सीखा हो, आपको याद होगा ये चीज, ऐसे लिख देते थे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, 22 एकम 22, और यहाँ बचा 11। अब ये 22 उठा के यहाँ लिख दिया, तो 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, सॉरी यहाँ आएगा कितना? 11 दूनी 22, तो यहाँ आ गया 0। और हम ये देखते थे कि जहां भाग 0 आ जाए और जिस भाजक की वजह से भाग 0 आ जाए वही हमारा क्या है? एचसीएफ है। याद है ना आपको कुछ पुरानी चीजें, कक्षा 6 7 8 की चीजें? ये जो डिवीजन मेथड है ये आपने मासा निकालने के लिए सीखा होगा। यही डिवीजन मेथड आपको यहाँ पे लगाना है, सेम टू सेम यही मेथड यहाँ लगाना है। आप रफ पे इसको कर लें, उसके बाद मैं बताता हूँ, वैसे लिखते जाएं। देखिए यहाँ हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा भाज्य है। भाज्य मतलब 418, बी की जगह क्या आएगा? भाजक। किससे डिवाइड कर रहे हो आप? 33 से। और क्यू क्या है? भागफल। कितनी बार भाग जा रहा है? 12 बार में। करते करते आपको इतना अभ्यास हो जाएगा, फिर आपको वो भी नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट ऐसे लिखना सीख जाएंगे। और कितना शेष बचा था पहली बार में? शेष बचा था यहाँ पे हमारा 22। ये देखो कितना? 22। ठीक है, यही तो शेष था, ये शेष नहीं था। देखो पूरा डिवीजन के बाद कितना शेष बचा था? 22। ठीक है, उसके बाद जब हमने देखो, अब हमें क्या करना है अगले स्टेप में, आपको तब तक करना है भाग जब तक कि रिमाइंडर यानी आर की जगह 0 ना आ जाए, तब तक आपको भाग करना है। तो अब हमें क्या करना है, अगले बार में हमें इस भागफल से इसको भाग करना है, सॉरी इस शेषफल से इसको भाग करना है। ये स्टेप जरूर याद रखिएगा, यहां से देख के आप याद रख सकते हैं। अब 22 से 33 को भाग किया हमने, तो यहां से देख के भी आप लिख सकते हैं। 22 से 33 को भाग करने का मतलब हुआ इस बार हम बी को यहां लिखेंगे, बी को यहां लिखेंगे और रिमाइंडर से भाग करेंगे। तो दोस्तों यहां पे अब देखो, अब इसको देखने की जरूरत नहीं है। अब आप सोचो 22 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा? 22 एकम 22, एक ही बार तो जा पाएगा। अब जब 22 एकम 22 आएगा तो 33 में से 22 घटाएंगे, कितना बचेगा? 11। देखो अभी भी 0 नहीं हुआ। जब अभी भी 0 नहीं हुआ तो अगली बार हमने 11 को उठा के 11 से भाग दिया 22 में। ठीक है, ये बी वाला नंबर है ना, हर बार यहां आता चला जाएगा ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, ये आपको एरो लगाना नहीं है, बस मैं समझाने के लिए लगा रहा हूं। तो अब हम किससे भाग करेंगे? इससे। देखिए हर बार ये वाला नंबर यहां आ रहा है, अब ये यहां आएगा 11। अब 11 का भाग 22 में, 11 दूनी 22। अब यहां प्लस लगाओ, कितना बचा? 11 दूनी 22 हो गया, कितना बचा? 0। देखो भाई 0 आ गया। किसने यहाँ पे किसने 0 ला दिया? 11 ने 0 ला दिया। किसने? 11 ने 0 ला दिया। देखो सिंपल सा स्टेप है भाई, आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यहाँ जो हमारा देखो, इसको देख लो चाहे इसको देख लो, जैसे आपको समझ में आए।
एक बार और अच्छे से समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ आपको समझ में आ जाए कि जो हमारा बड़ा नंबर है उसमें छोटे नंबर से भाग करो, जितनी बार भाग जाए, भाई भागफल क्या होता है, जितनी बार भाग गया उसका यहाँ गुणा कर रहे हैं प्लस शेषफल। ठीक है, अगली बार हमने यहाँ पे जो हमारा भाजक था उसको उठाकर भाज्य बना लिया और शेषफल को उठाकर भाजक बना लिया, इतनी बार भाग गया। ठीक है, फिर से जो शेषफल आया उससे डिवाइड किया, जब तक डिवाइड करते रहे इसी प्रकार जब तक कि ये शेषफल 0 ना आ जाए। अब 0 से तो भाग नहीं कर सकते ना, तो इसलिए 0 जब तक ना आ जाए तब तक आप करते रहो। और दोस्तों याद रखोगे 0 लाने वाला भाजक ही हमारा क्या होगा, HCF। और लिखने का तरीका देखो, HCF पूछा गया था 418,33, तो लिखेंगे HCF ऑफ 418,33 इज इक्वल टू 11। कितना, 11। आप रफ पे उसको कर सकते हो, उसको देख देख के ये स्टेप लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ में ना आए तो एक बार कमेंट में जरूर बता देना दोस्तों। फिर भी मैं एक बार और कोशिश कर लेता हूं। भाई देखिए 418 में हमें 33 से भाग करना है, जितनी बार भाग जाए उसका यहाँ देखिए गुणा होता है। वही तो मैं बता रहा हूं, ये देखिए आप इसको याद रखें ना, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। ठीक है, उसके बाद हम शेषफल से भाजक में भाग करेंगे, क्योंकि शेषफल 0 नहीं था तो हमने यहाँ भाजक को लिखा और शेषफल से डिवाइड किया। फिर से भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, एक बार भाग गया और शेष बचा 11। इस बार हमने 11 से डिवाइड किया, किसको, 22 को। हर बार हम भाजक जो हमारा भाजक था उसको भाज्य बना लेते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ आ गया, 11 से डिवाइड किया तो 2 बार और बचा कितना, 0। अब जब 0 आ जाए तो उस टाइम पर जो भाजक होगा, जो भाजक 0 ला दे रहा है, वही हमारा क्या होगा, HCF होगा दी गई संख्याओं का। क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए अब अगले टाइप का क्वेश्चन और समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपको आपकी बुक में एग्जाम्पल में, ये NCERT की बुक में ये सवाल जरूर मिला होगा। ऐसे क्वेश्चंस को समझने में हमें थोड़ी सी दिक्कत भी होती है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं, स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं कि इनको समझने के लिए आपको स्टेप्स को याद रखना होता है। थोड़ा बहुत स्टेप्स को आप याद रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आप कभी नहीं भूलेंगे। तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहली चीज देखिए यहाँ पे आपको सॉल्व कैसे करना है, तरीका क्या लगाना है। आपसे बोला गया है कि यहाँ 2 चीजें पूछी गई हैं सवाल में, चूंकि 2 चीजें पूछी गई हैं तो देखिए हम कैसे मानेंगे। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। देखिए हमसे सम और विषम दोनों प्रकार के पूर्णांक की बात की गई है, तो हम कोई एक पूर्णांक मान लेते हैं। ऐसा आपको करना पड़ेगा हर एक क्वेश्चन में। ठीक है, हम यहां लिखेंगे माना ए एक पूर्णांक। ये आपको ऐसा करना है, आपको ये स्टेप जरूर याद रखने हैं। ठीक है, करने के लिए पूर्णांक है तथा आप मानेंगे b बराबर कितना। देखिए यहां पे ये हमने a क्यों माना, क्योंकि हमें प्रयोग करना है a बराबर BQ प्लस R का। ये जरूर याद रखें आप, हमें इसका प्रयोग करना है। तो हमने a माना एक धनात्मक पूर्णांक है और b हम मानेंगे कितना, जो q के साथ लगा है। q के साथ कितना लगा है, 2। यहां भी देखो 2, तो आपको कुछ इसी प्रकार का सवाल मिलेगा। b बराबर हमने ले लिया 2। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, a बराबर BQ प्लस R। तो हम क्या, यहां पे b कितना है हमारा 2, तो हम लिखेंगे 2q प्लस R। इसको डाल लो दोस्तों समीकरण नंबर 1। ठीक है, आपको ऐसे करना है इसको। उसके बाद दोस्तों आपको पता है कि इस वाले एल्गोरिथम में R का जो मान होता है, R का हमारा जो मान होता है, देखिए a बराबर BQ प्लस R में R का मान जो होता है वो 0 से बड़ा और 0 के बराबर से लेकर b से छोटा होता है। तो यहाँ जो R का मान होगा वो 0 से, देखिए यहाँ भी आप लिखना पड़ेगा आपको, चूंकि R जो है वो 0 से बड़ा है, 0 के बराबर है और छोटा है b से, b की जगह कितना है 2। ठीक है, इसलिए हमें यहाँ R के मान क्या मिले, 0। देखो 0 के बराबर है तो 0। देखो सिंपल सा मैं आपको बता दूं, अगर b बराबर 2 है तो 2 से कम, 0 से शुरू करो और 2 से कम रखोगे। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, 0 के बराबर है और 2 से कम है, तो 0 से शुरू हुआ 1 और फिर उसके बाद 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 से कम है। तो हमें R के ये 2 मान मिल गए। अब R बराबर
0 रखने पर कहां रख रहे हैं? समीकरण 1 में। कहां रख रहे हैं? समीकरण 1 में। ठीक है, तो a बराबर हमें क्या मिलेगा? r की जगह 0 रख दो, 2q प्लस 0 यानी कि 2q। चूंकि आगे लिख दो 2 से विभाज्य है अतः सम है। कैसा है? सम है। 2 से विभाज्य है, 2q 2 से विभाजित होगा कि नहीं होगा भाई? आप इसमें 2 का भाग करेंगे तो ये 2 कट जाएगा, इसलिए हमारा 2q जो है वो 2 से कैसा है? विभाज्य है, यानी कि सम है। सम विषम पढ़े थे, प्रयोग हुआ। 2q 2 से विभाज्य है तो सम है। r बराबर 1 रखने पर, तो r बराबर जब आप 1 रखेंगे तो a बराबर मिलेगा, यहां रखो 2q प्लस 1। यहां कितना आ गया? 2q प्लस 1, r की जगह 1 हो गया। तो भाई देखिए, अभी आप क्या देखे थे? आप देखे थे कि 2q जो है वो सम था। 2q क्या था? सम था, 2 से विभाज्य था और इसलिए सम था। अब अगर हम सम संख्या में एक संख्या जोड़ दें, कोई भी सम संख्या उठा लो, जैसे 4 है, उसमें 1 जोड़ दी तो कैसी आ जाती है? विषम आ जाती है कि नहीं आ जाती है? तो यहाँ 2q में 1 जुड़ रहा है तो ये कैसी हो गई? विषम हो गई। कैसी हो गई? विषम हो गई। अतः देखिए दोस्तों, आपने क्या पाया कि जो धनात्मक पूर्णांक a है वो 2q के रूप का है। कब? जब वह सम है। और धनात्मक पूर्णांक a है वो 2q प्लस 1 का रूप का है। कब? जब वह कैसा है? विषम है। यही तो सिद्ध करना था। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक, प्रत्येक सम जो धनात्मक सम पूर्णांक जो है वो 2q के रूप का और धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो 2q प्लस 1 के रूप का होता है। यही हमें सिद्ध करना था। अतः प्रत्येक, लास्ट वाली लाइन इंपॉर्टेंट होती है, लिखना जरूर है आपको। प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, अगर आपको दिख नहीं रहा है तो मैं जो बोल रहा हूं उस पर भी ध्यान दें। प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। ये था हमारा आंसर। इति सिद्धम, यानी सिद्ध हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, अगला एग्जाम्पल और हम कुछ इसी प्रकार का ले रहे हैं, बस यहाँ थोड़ा सा फर्क होगा। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। अब सिंपल सा दोस्तों, आपको यहाँ पे एक चीज समझनी है। वहां हमसे सम और विषम दोनों की बात की गई थी, यहाँ हमसे सिर्फ कहा गया है कि धनात्मक विषम पूर्णांक। तो आप a जब मानेंगे तो आप क्या मानेंगे? धनात्मक विषम पूर्णांक ही मानेंगे। तो हम यहाँ मानेंगे, माना a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है और b बराबर, देखिए इतना अब आप सीख गए होंगे, b बराबर क्या होगा? जो q के साथ लगा है, कितना? 4। ठीक है, अब यहां पे हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। आप ये भी लिख सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या होता है हमारा एल्गोरिदम? a प्लस बी क्यू, a बराबर बी क्यू प्लस आर। और सॉरी दोस्तों, यहाँ बी क्यू नहीं होगा, यहाँ होगा 4q, क्योंकि b हमारा कितना है? 4 है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ दोस्तों। अब देखिए बहुत ही जरूरी चीज, हर बार आपको ये नहीं लिखना है कि r जो है वो 0 से बड़ा और 0 के बराबर तथा b से कम है। हम हर बार सीधा लिखेंगे तथा r बराबर जो है वो क्या होगा? अभी अभी आपको बताया था, b से कम रहे, मतलब 4 से कम और 0 से शुरू होगा। तो कौन कौन से नंबर आएंगे? 0, 1, 2 और 3। देखो 4 से कम है और 0 से शुरू है, ये वाले नंबर आएंगे। अब दोस्तों एक एक करके इनमें से उठा के नंबर रखिए। r बराबर 0 रखने पर a बराबर हमें क्या मिलेगा? 4q। देखिए दोस्तों 4q प्लस 0 मिलेगा, लेकिन 0 को किसी में जोड़ें तो वही संख्या आ जाती है। क्लियर?
r बराबर 1 रखने पर a बराबर 4q प्लस r की जगह 1 रख दिया 1 हो गया। ठीक है, r बराबर 2 रखने पर, अभी देखो सवाल निकल के आएगा, बहुत आसानी से निकल के आएगा, 2 हो गया। r बराबर 3 रखने पर, आपको ऐसे सवालों में अगर दिक्कत होगी ना तो अब आप कतई नहीं भूलोगे, बस थोड़ा सा ना स्टेप्स को याद रखें। तो a बराबर हो जाएगा 4q प्लस 3। अब देखो दोस्तों, हमसे पूछा गया है कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 तथा 4q प्लस 3 के रूप का होता है। हमने a माना है क्या, एक धनात्मक विषम पूर्णांक, हमने माना है a को एक धनात्मक विषम पूर्णांक। देखिए दोस्तों, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 4q कैसी संख्या होगी? 4q कैसी संख्या होगी? क्या ये 2 से डिवाइड हो रही है? भाई 4 तो 2 से कट जाएगा, 4 तो 2 से कट जाएगा, तो ये 4q तो सम हो गई। तो a जो है हमने विषम माना था, यानी इस रूप का नहीं है, ये तो सम है। ठीक है, 4q प्लस 1 यानी कि 4q था सम, उसमें 1 जोड़ दिया तो हो गया विषम, यानी ये विषम है। ये कैसी है? ये विषम है। ये वाली कैसी है? विषम में 1 जोड़ दिया तो फिर से सम। ये कैसी है? फिर से सम। भाई सिंपल सा, देखो 2 एक सम संख्या होती है, 1 जोड़ दो विषम आ जाएगी, विषम में 1 जोड़ दो सम आ जाएगी। तो ये हमारी सम आई थी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप लोग याद रखें। ये कैसी है? सम। लाओ इसको मैं आगे, आप भी ऐसे लिख सकते हैं, देखो आप ऐसे ही लिखना ताकि भूलोगे नहीं, आप भी बिल्कुल ऐसे ही लिखना। a बराबर 4q, अब हम लिखेंगे चूंकि 4q 2 से, 4q कॉमा लगा दो, 2 से विभाज्य है अतः सम है। कैसी है? सम है। ठीक है, अब जब 4q सम है तो ये कैसी हो गई? तो ये हो गई कैसी? विषम। आप लिख देंगे ना, चेक करने वाला खुद ब खुद समझ जाएगा। ये कैसी होगी? विषम। यहां पे ब्रैकेट में दिखा दो चूंकि 4q सम है। ठीक है, ऐसे ही ये वाली कैसी होगी? सम। यहां लिख दो 2 से विभाज्य। सम संख्या के लिए आपको यही लिखना है, 2 से विभाज्य है। ठीक है, और यहां लिखोगे विषम। क्या लिखोगे? विषम। क्यों विषम है? क्योंकि भाई 4q प्लस 2, यहां तक देखो ये सम थी और इस 2 में एक और जोड़ दिया तो ये हो गई 4q प्लस 3। ये कैसी हो गई? विषम। सम में 1 जोड़ने पर क्या हो जाती है? विषम। ठीक है, चूंकि 4q प्लस 2 सम है। ठीक है, तो आपने क्या पाया? कौन कौन से विषम पूर्णांक मिले आपको? किस रूप के मिले? 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। अतः प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक फोर क्यू प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ आया होगा। तो अब देखिएगा दोस्तों, मैंने सवाल आपको समझाए भी, आपको चैप्टर के बारे में भी बताया। अब चूंकि ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, हमारा इंट्रोडक्शन का वीडियो था, तो हम थोड़ा सा लेंदी वीडियो हो गया। और इंट्रोडक्शन की वीडियो ऐसे ही लेंदी हो जाते हैं, क्यों? कारण उसका ये है कि भाई आप 10th क्लास में हो, आपको समझाना पड़ेगा अच्छे से, और जब हम क्वेश्चन करेंगे उनमें भी अच्छे से समझाना पड़ेगा। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, आप टाइम निकाल कर पूरा वीडियो को देखें। आपकी क्लासेस वैसे भी नहीं चल रही है। और देखिए, सबसे जरूरी चीज़, आपको अगर हमारे सवाल समझ में आए हैं तो आप एक्सरसाइज को लगाइए। हालांकि मैं वीडियो बनाऊंगा एक्सरसाइज पर भी, फिर भी आपके पास जो भी बुक है, आप उससे इस टाइप के क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ना, उन क्वेश्चंस को लगाइए। आप देखिए, उनके आंसर्स चेक कीजिए। अगर आपको सिद्ध करने वाले सवाल हैं तो किसी और को दिखाइए कि यार मैंने ये सही किया है, जो आपके यहाँ पे आसपास में पढ़ा लिखा है, ठीक है, जिसने कर रखा है, वो जिसको आता है, आप उसको दिखाएं, खुद करके दिखाएं, आपने अगर जो सीखा है उसके माध्यम से। बाकी मैं वीडियो बनाऊंगा इसके एक्सरसाइज पर, तब आप मिला लें कि आपका सही है या गलत है। अगर गलत हो तो उसको दोबारा से समझ लें कैसे किया जाएगा। तो बाकी आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, ठीक है। आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आती है, आपको समझ में आया है सब कुछ, तो आप प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि बिना चैनल सब्सक्राइब करके देखने से भाई दोस्तों आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा जो भी नई वीडियो डालूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।